आज है वर्ल्ड लंग डे। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए, कहीं आपके फेफड़े आपसे पहले तो बूढ़े नहीं हो रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पैरासिटामोल जैसी दवा प्रेगनेंसी में लेने से होने वाले बच्चे में ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानेंगे डॉक्टर्स समेत दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स इस पर क्या राय रखते हैं। फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं और पिएं, ये जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। एक बात बताइए, आपकी उम्र ज्यादा है या आपके फेफड़ों की? अब हो सकता है आप कहें, ये क्या सवाल है, हमारी और फेफड़ों की उम्र अलग अलग कैसे हो सकती है? जितनी हमारी उम्र है उतनी ही फेफड़ों की भी होगी। पर यहाँ हम गलत हैं। आपके फेफड़ों की उम्र आपकी असल उम्र से ज्यादा हो सकती है। आज वर्ल्ड लंग डे पर सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे क्यों आपके फेफड़े आपसे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, कैसे पता चलता है कि फेफड़े समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं, फेफड़ों की क्षमता जांचने के लिए कौन से टेस्ट करवाएं और फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए क्या करें। सुनिए। देखिए, जैसे जैसे हमारी एज होती है हमारी हर ऑर्गन में कुछ चेंजेस होते हैं। हमारी स्किन में झुर्रियाँ आती हैं, बाल हमारे सफ़ेद होते हैं, इसी तरह हमारे लंग की कैपेसिटी कम होती है। बट कुछ दिक्कतों की वजह से हमारे लंग की कैपेसिटी हमारी करंट एज से कम हो सकती है, जिसकी वजह से जो हमारी लंग एज है वो आपकी करंट एज से ज़्यादा पाई जा सकती है। लंग एज आपकी करंट एज से अगर ज़्यादा आ रही है तो इसका प्रमुख कारण है कोई ना कोई धुएं का या फ्यूम्स का एक्सपोजर। फर्स्टली तंबाकू के धुएं का एक्सपोजर, जो कि सिगरेट या हुक्का के कंजम्पशन से होता है। दूसरा जो पोल्यूशन है, जो भी लोग प्रदूषित शहर में रहते हैं उनको भी लंग की कैपेसिटी कम हो सकती है। तीसरा, आपको अगर यंग एज में या बचपन में इन्फेक्शन हुआ है या ट्यूबरक्लोसिस से आप ग्रसित हुए हैं तो भी आपकी लंग कैपेसिटी कम हो सकती है। लास्टली, अगर आपको कोई लंबे समय चलने वाली लंग की डिजीज़ है जैसे कि एस्थमा, COPD या फिर लंग फाइब्रोसिस, तो इन सब केसेस में आपकी जो लंग एज है वो आपकी करंट एज से ज़्यादा मिल सकती है। अगर हमारी लंग्स की कैपेसिटी कम है, मतलब हमारी लंग की एज हमारी जो करंट एज है उससे ज़्यादा है, तो हमें यूजुअली सांस में तंगी होगी, हमें कोई भी एक्सर्शन करने पे हमारे को सांस फूलेगा, हमें लंबे समय के तक खांसी होएगी या फिर हमें फटीग और थकावट रहेगी अपने रोज़मर्रा के काम करने में। लंग एज को जांच करने के लिए हमें बेसिकली सबसे पहले होता है स्पायरोमेट्री टेस्ट, जो कि हमारी लंग की फूंक मारने की कैपेसिटी को चेक करता है, जिससे हमें एग्जैक्टली पता लगता है कि हमारे लंग की क्या एज है। और इसके अलावा आप चेस्ट एक्सरे या CT स्कैन या फिर एक टेस्ट होता है 6 मिनट वॉक टेस्ट, जिसमें हमें 6 मिनट चलने पे हमें ये पता लगता है कि हम कितना डिस्टेंस वॉक किए और कितना हमारा ऑक्सीजन लेवल चलने पे हुआ। ये कुछ लंग्स की टेस्ट हैं जिससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी का पता लगता है। फेफड़े को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहला है अपने आप को धूम्रपान से बचाएं और कोई भी फॉर्म को तंबाकू की किसी भी फॉर्म से बचें। इसके अलावा अपने घर के और घर के बाहर अगर किसी भी तरह का प्रदूषण है तो बोथ इंडोर और आउटडोर पोल्यूशन से बचें। इंडोर पोल्यूशन कम करने के लिए घर में आप फिल्टर और चिमनी का इस्तेमाल करें, और घर में कोई स्मोक करता है तो उसको रोकें, और बाहर के पोल्यूशन के लिए आप मास्क का प्रयोग करें, और आप इंडिविजुअल लेवल पे अपने घर में और आसपास पेड़ लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो चीज़ें खाने के लिए स्पेशली ध्यान रखनी है वो
अच्छी मात्रा में आप हरी सब्जियां या जो भी मौसम के फल होते हैं वो अधिक मात्रा में लें, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। देन कुछ हमारे जो मसाले हैं, स्पेशली हल्दी और जो अदरक है, ये कुछ मसाले हमारे एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन को कम करने में काम करते हैं। हमारी जो खाने में प्रोटीन की और अच्छी अमाउंट, अगर अच्छे क्वालिटी प्रोटीन की है तो वो हमारे लंग में हुई डैमेज को रिपेयर करने में मदद करता है। तो अधिक क्वांटिटी में आप अंकुरित दालें, अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडे या मछली या मांस का प्रयोग करें। चौथा चीज़, अधिक से अधिक मात्रा में अपने आप को पानी या फ्लूइड से हाइड्रेटेड रखें। जितना भी हम पानी पिएंगे उससे हमारे लंग्स के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो अपने आप लंग उसको रिपेयर करने की कैपेसिटी रखते हैं, और म्यूकस जो होता है जो कि हमारे लंग्स को पॉल्यूशन से बचाता है, उसको हेल्दी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है। फेफड़ों की अच्छी सेहत के लिए क्या करना है और क्या नहीं, ये तो आपको पता चल ही गया है। एक चीज का ध्यान और रखें, अगर फेफड़ों से जुड़ी कोई बीमारी है या सांस से जुड़ी कोई परेशानी बार बार हो रही है या लंबे समय से बनी हुई है तो उसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 सितंबर को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक घोषणा की। ये घोषणा किसी युद्ध को रोकने या टैरिफ की धमकी से जुड़ी नहीं थी फॉर अ चेंज, बल्कि इस बार ट्रंप ने एक दवा को लपेटे में ले लिया है। ट्रंप ने प्रेग्नेंट महिलाओं से अपील की है कि वो टाइलेनॉल ना लें। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों में ऑटिज्म होने का रिस्क बढ़ सकता है, यानी जो होने वाला बच्चा है जो माँ के गर्भ में है उसे ऑटिज्म होने का रिस्क बढ़ सकता है। टाइलेनॉल एक दवा का ब्रांड नेम है। इसका मेन सॉल्ट है एसिटामिनोफेन। इसे पैरासिटामोल भी कहते हैं। इसे बुखार उतारने और पेन किलर के तौर पर लिया जाता है। इस घोषणा के दौरान ट्रंप के साथ हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर भी मौजूद थे। केनेडी ने बताया कि अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA डॉक्टर्स को इस बाबत एक नोटिस भी जारी करेगा। साथ ही FDA इस दवा पर सेफ्टी लेबल बदलने की प्रक्रिया शुरू करेगा और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पब्लिक हेल्थ कैंपेन भी चलाएगा। FDA ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि एसिटामिनोफेन यानी कि टाइलेनॉल और इसी तरह के प्रोडक्ट्स पर लेबल बदलने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इस लेबल में लिखा होगा कि प्रेग्नेंट महिलाओं के एसिटामिनोफेन लेने से बच्चों में न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे ऑटिज्म और ADHD का रिस्क बढ़ सकता है। एजेंसी ने पूरे देश में डॉक्टर्स के लिए लेटर भी जारी कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जितनी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें से करीब आधी महिलाएं पैरासिटामोल लेती हैं। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग ब्रांड नेम से बेचा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इन सभी महिलाओं के बच्चों को ऑटिज्म होने का रिस्क ज्यादा है? एक्सपर्ट्स की राय बताएंगे आपको, पर पहले यह समझ लीजिए कि पैरासिटामोल दवा क्यों खाई जाती है और जिस ऑटिज्म की इतनी बात हो रही है वो क्या है और होता क्यों है। फोर्टिस हॉस्पिटल नई दिल्ली में चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आस्तिक जोशी कहते हैं कि पैरासिटामोल एक आम और सुरक्षित दवा है। इसे बुखार, दर्द और सूजन कम करने के लिए खाया जाता है। वहीं ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। इसमें बच्चे के व्यवहार, उसकी सीखने की क्षमता और दूसरे से बातचीत करने के तरीके पर असर पड़ता है। अब तक ऑटिज्म होने का कोई एक सटीक कारण पता नहीं चल सका है, पर इसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों तरह के रिस्क फैक्टर्स शामिल हो सकते हैं। क्या प्रेगनेंसी में सिर्फ पैरासिटामोल खाने से बच्चों को ऑटिज्म हो सकता है? डॉक्टर आस्तिक कहते हैं कि इसका अब तक कोई भी वैज्ञानिक और भरोसेमंद सबूत नहीं है। यह वैज्ञानिक चर्चा का टॉपिक जरूर है, लेकिन अब तक ये साबित नहीं हुआ है कि पैरासिटामोल लेने से सीधे बच्चे में ऑटिज्म या ADHD होता है। अमेरिका में ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में स्पेशलाइज्ड फिजिशियंस की एक एसोसिएशन है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी यानी कि ACOG। इसके प्रेसिडेंट स्टीवन जे फ्लाइशमैन ने पैरासिटामोल और ऑटिज्म के लिंक वाले ट्रंप के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा है कि कई स्टडीज के डेटा से पता चलता है कि एसिटामिनोफेन जो टाइलेनॉल में पाया जाता है वो प्रेग्नेंट महिलाओं को हेल्दी रखने में एक ज़रूरी और सुरक्षित भूमिका निभाता है। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस। यहाँ पे साइकियाट्री की प्रोफेसर और ऑटिज्म में स्पेशलाइज्ड कैथरीन लॉर्ड ने अल जजीरा से बातचीत की है।
उनका मानना है कि मेडिकल कम्युनिटी इस बात को लेकर दृढ़ रहेगी कि प्रेगनेंसी में टाइलेनॉल लेने से ऑटिज्म नहीं होता, लेकिन वो प्रेग्नेंट महिलाओं को ये भी कहेंगे कि दवाओं के इस्तेमाल में हमेशा सावधानी बरतें। साथ ही उन्हें यह भी समझाना होगा कि तेज बुखार या दर्द में रहना भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। पीडियाट्रिशियन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीफ साइंटिस्ट रह चुकी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया है। इसमें वो कहती हैं कि उन्हें पैरासिटामोल और ऑटिज्म के बीच कोई प्रमाणित वैज्ञानिक सबूत दिखाई नहीं देता। कई स्टडीज में साबित हो चुका है कि पैरासिटामोल कितनी असरदार है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसे डॉक्टर के कहने पर ही लेना चाहिए। गूगल से किसी भी तरह की मेडिकल सलाह ना लें। डॉक्टर स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि अगर किसी दवा को लंबे समय तक खाया जाए, फिर चाहे वो पैरासिटामोल ही क्यों ना हो, उससे नुकसान होता है। पैरासिटामोल से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है, यानी इसके ज्यादा इस्तेमाल से, पर डॉक्टर की देखरेख में इसे लेना सुरक्षित है। इसके लाभ जोखिमों से ज्यादा हैं। कुछ ऐसा ही कहना ऑस्ट्रेलियाई सरकार की संस्था थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन और यूके सरकार की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी का भी है। प्रेग्नेंट महिलाएं पैरासिटामोल खा सकती हैं, बस उससे पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी दवा डॉक्टर के कहे बिना ना ले। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। आपके फेफड़े, लंग्स, ये सलामत तो आप सांस ले पा रहे हैं। इनका काम है हवा से ऑक्सीजन लेकर खून तक पहुंचाना और खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। अगर फेफड़े बीमार पड़ गए तो गड़बड़ है। अब आपने हमेशा सुना है कि प्रदूषण, स्मोकिंग, ये सब फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे दूर रहें। पर क्या आप ये जानते हैं कि क्या खाने पीने से आपके फेफड़ों की जो सेहत है वो सुधरती है? नहीं, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। सीनियर डाइटिशियन और वन डाइट टुडे की फाउंडर अनु अग्रवाल कहती हैं कि फेफड़ों को हेल्दी रखना है तो अपनी डाइट में अदरक जरूर शामिल करें। अदरक में जिंजरोल्स और शुगोल्स जैसे तत्व होते हैं। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी काम करते हैं, यानी इनसे फेफड़ों में सूजन तो घटती ही है, फेफड़ों के सेल्स भी हेल्दी रहते हैं। आप रोज थोड़ी सी अदरक चाय, सूप या सब्जी में डाल सकते हैं। फेफड़ों के लिए हल्दी भी काफी फायदेमंद है, लेकिन सीमित मात्रा में। हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व पाया जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, यानी हल्दी भी फेफड़ों में आई सूजन को कम करती है, उसे इन्फेक्शन और नुकसान से बचाने में मदद करती है। आप रोज आधे से 1 चम्मच हल्दी अपने खाने में डाल सकते हैं। अगर हल्दी वाला दूध पी रहे हैं या हल्दी पानी पीना चाहते हैं तो थोड़ा काली मिर्च का पाउडर भी जरूर डालें। इससे करक्यूमिन शरीर में बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब होता है। अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स खाना भी आपके लिए अच्छा है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये फेफड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं और सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। रोज 1 से 2 चम्मच भुने या पिसे अलसी के बीजों को सलाद, दही या स्मूदी में मिलाकर ले सकते हैं। फेफड़ों के लिए अजवाइन भी अच्छी मानी जाती है। इसमें थाइमोल और कार्बाक्रोल जैसे नेचुरल ऑयल पाए जाते हैं। ये ब्रोंकियल ट्यूब्स को खोलते हैं। ब्रोंकियल ट्यूब्स फेफड़ों में हवा ले जाने वाले ट्यूब्स हैं। अजवाइन फेफड़ों और सांस की नलियों में हुई सूजन कम करने में मदद करती है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। आप रोज आधा से 1 चम्मच यानी करीब 2 से 5 ग्राम अजवाइन ले सकते हैं। इसे तड़के में डाल सकते हैं या सुबह सुबह अजवाइन वाला पानी पी सकते हैं। ये ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा अजवाइन ना लें, वरना एसिडिटी हो सकती है। फेफड़ों की अच्छी सेहत के लिए आपको रोज 4 से 6 बादाम भी जरूर खाने चाहिए। इनमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये फेफड़ों के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। रोज बादाम खाने से रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो अंग सांस लेने और छोड़ने में मदद करते हैं, उनकी सूजन कम होती है और फेफड़े बेहतर तरीके से काम करते हैं। हालांकि अगर आपको फेफड़ों से जुड़ी कोई गंभीर समस्या या बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।